अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 23 मई 2021 मुताबिक 10 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में 31 मई तक तोसी कर दी गई है। कोरोना कर्फ्यू 31 मई को सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेगा। इस दौरान सिर्फ ज़रूरी खिदमात मसलन वैक्सीनेशन, सनती सरगर्मियाँ, तिब्बी काम वगैरह बदस्तूर जारी रहेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश हुकूमत रियासत के लोगों की जिंदगी और माशी निज़ाम को महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। इसी जज्बे के साथ हमने कोविड की इस दूसरी लहर में जुज़वी तौर पर कोरोना कर्फ्यू की पॉलिसी अपनाई है, जिसके मुस्बत नताइज नजर आ रहे हैं। इससे हमें कोरोना का सिलसिला तोड़ने में मदद मिल रही है। वज़ीर आला ने कहा, रियासत के अवाम भी कर्फ्यू के दौरान इंतजामिया का ताउन कर रहे हैं। एक्टिव केसेस मामलात में मुसलसल कमी आ रही है, इसीलिए 31 मई की सुबह 7 बजे तक जुज़वी तौर पर कोरोना कर्फ्यू में तोसी करने का फैसला लिया गया है। दूसरी खबर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम जारी है। कई रियासतों में टीके की किल्लत की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। दरियासना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने जुमे के रोज कहा कि मरकजी हुकूमत ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और आलमी इदारा सेहत की रहनुमा हिदायत पर गौर किए बगैर कई उम्र के जुमरों को टीकेकारी की इजाजत फराहम कर दी। हेल्थ की जानिब से मुनक्किदा ई समिट से खिताब करते हुए सुरेश यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क को आलमी इदारे सेहत की रहनुमा हिदायत पर अमल करना चाहिए और उसी के मुताबिक टीकाकारी की जानी चाहिए। उधर कोरोना वबा के साथ ही अब ब्लैक फंगस का खौफ लोगों को सताने लगा है। ब्लैक फंगस का दायरा मुल्क भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत 10 रियासतों ने इस बीमारी को वबा करार दे दिया है। बेशतर मामलों में कोरोना से ठीक होने वाले मरीज ही इस ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जब ऐसे लोग भी ब्लैक फंगस की जद में आ गए हैं जो कोरोना से मुतासिर नहीं हुए थे। एक और खबर के मुताबिक बिहार के साबिक वजीर आला और आरजेडी रहनुमा लालू प्रसाद यादव को सीबीआई रिलीफ मिली है। जराये से मौसूला मालूमात के मुताबिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने साबिक वजीर रेलवे को डीएलएफ रिश्वत सताने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। वाज़ेह है कि इन दिनों वो जमानत पर बाहर है। अप्रैल में उन्हें तबीयत खराबी की बिना पर जमानत दी गई थी। सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी मरहूम की मजलिस तरहीम का इश्तिहार भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। ये मजलिस वी केयर प्लस की जानिब से 8 बजे शब में 24 मई बरोज़ पीर हुसैनी टेलीकास्ट चैनल और यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक पेज से भी लाइव नश्र की जाएगी। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना शब्बर हुसैन वाइस खिताब फरमाएंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने अपने एक पैगाम में सहयूनी हुकूमत के मुकाबले में 12 रोजा जंग में कामयाबी पर फिलस्तीनी इस्तिकामती महाज को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम खुदावंद अजीज और कदीर का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने फिलस्तीनी मुजाहिदीन को नुसरत और इज्जत से नवाजा। खुदावंद मन्नान से मजरूह दिलों के लिए तमानियत और सुकून, रहमत और बशारत शुहदा के लिए, शिफाए कामिल मुतासिरीन के लिए दुआ करता हूँ और जालिम सहयूनी हुकूमत पर फतह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन चंद रोज की आजमाइश से मिल्लत फिलिस्तीन को सरफराजी से नवाजा। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इसराइल अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि आज पहले की निस्बत मुसलमान हुकूमतों को मिल्लत फिलिस्तीन की हिमायत में पूरे खुलूस के साथ मैदान में आना चाहिए, फौजी लिहाज से भी और माली एतबार से भी। दूसरी तरफ हुकूमत फिलिस्तीन ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमा करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि जंग बंदी के बाद मस्जिद अक्सा में हजारों नमाजी जुमे की नमाज के बाद जंग बंदी पर खुशियां मना रहे थे कि इसराइली अहलकारों ने फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग की और रबर की गोलियां फायर की। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली अहलकारों ने सहाफियों पर भी तशद्दुद किया। इसराइली फोर्सेस की इस कार्रवाई के बाइस भगदड़ मच गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि सहयूनी हुकूमत की सलामती के हवाले से वाशिंगटन की पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आई है और खित्ते की सलामती इसराइल को यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम किए जाने पर ही मशरूत है। जनूबी कोरिया के सदर मून जाए के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जो बाइडेन का कहना था कि इसराइल की सलामती के हवाले से हमारे अहद पैमान में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने ये बात एक सहाफी के उस सवाल के जवाब में कही कि क्या बाज़ डेमोक्रेट अरकान की राय की तरह इसराइल के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी भी बदल गई है। उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम किए बगैर अमन मुमकिन ही नहीं है। चीन ने कहा है कि वो तकरीबन 40 अफ्रीकी मुल्कों को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन फराहम कर रहा है। उसका यह भी कहना है कि उसका यह कदम खालिसतन फलाही मकसद के लिए है। चीन की वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने बीजिंग में नामा निगारों को बताया कि वैक्सीन की ये खुराकें अतिये के तौर पर दी जाएंगी या फिर उनकी इमदादी कीमत रखी जाएगी। उनका कहना था कि कुछ मुल्कों ने उस वक्त तक दूसरे मुल्कों को वैक्सीन नहीं दी जब तक उन्होंने अपने अवाम को वैक्सीन लगाने का काम मुकम्मल नहीं कर लिया। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हमारे लिए भी ये यकीनी बनाना जरूरी था कि हम अपने मुल्क
के अवाम को जितनी जल्दी मुमकिन हो वैक्सीन लगा दें, लेकिन इसके साथ साथ हमने जरूरतमंद मुल्कों को वैक्सीन फराहम करने की भी भरपूर कोशिश की है। नेपाल की सदर जमहूरिया विद्या देवी भंडारी ने हफ्ते के रोज पार्लियामेंट को तहलील करने और 12 और 19 नवंबर को वस्त मुद्दती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर जमहूरिया की तरफ से मुकर्ररा मियाद खत्म होने तक यानी जुमे के रोज तक न तो अबूरी वजीर आजम KP शर्मा और न ही हिजब इख्तिलाफ के लीडर शेर बहादुर देवबा ने नई हुकूमत बनाने का दावा किया। हुकूमत बनाने का दावा पेश करने की मियाद खत्म होने के बाद आइन के आर्टिकल 76(7) के तहत पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया और दोबारा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रोफेसर खलील अहमद निजामी मरकज उलूमुल कुरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के तलबा और तालिबात को मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली नाजिम दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ ने कुरान करीम के मौजूआत पर खुसूसी महाजरात दिए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऑनलाइन महाजरात में वही इलाही के नज़ूल के तरीके, कुरान करीम का पैगाम, इंसानियत के नाम और कुरान करीम की हिदायत तालीमात जैसे मौजूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कुरान करीम क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए दस्तूर जिंदगी और किताब हिदायत है। ये उलूम मारिफ का बहरे बेकनार है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदावंद कुद्दूस ने अपने ऊपर ली है। मौलाना ने कुरान करीम का पैगाम इंसानियत के नाम पर अपने मुहाजरे में कहा कि कुरान करीम का वाज़ेह हुक्म है कि जिस किसी ने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। कुरान करीम की तालीमात और हिदायत है कि कमजोरों और जरूरतमंदों की हर मुमकिन इमदाद की जाए। मरकज के तलबा और तालिबीन इन सिलसिलेवार लेक्चर से बहुत खुश हुए। उन्होंने बाद में सवाल जवाब भी किए। मौलाना फरंगी महली ने उनके जवाबात बहुत खुश उसलूबी से दिए। साबिक गवर्नर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर अजीज कुरैशी ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि मौजूदा माहौल में मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मसले के हल के लिए एक ऑर्डिनेंस लाकर इज्जत मआब सदर जमहूरिया के पास मंजूरी के लिए भेजे, जिसमें उन सभी लोगों को जो नकली रेमडेसिविर वैक्सीन नीज जिंदगी मुहाफिज नकली दवाएं बनाने में मुलविस हैं उन्हें सरेआम गोली मारकर मौत की सजा दी जाए। इन दवाओं की कालाबाजारी, जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी, ऑक्सीजन की मौजूदगी के बावजूद गैर मौजूदगी जैसे अमल में मुलविस होने पर उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए। मोदी हुकूमत की कानूनी कार्रवाई काबिल रहम, मजबूर और गैर मौसर है, जिसे उनके ताकतवर तरीन सिपाही मोहतरम अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के सुलगते मसले का यही एक हल है कि जिसे अपनाकर मुल्क के शहरियों को मोहलत, राहत और सहूलत फराहम की जा सकती है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी डॉक्टर कुरैशी पार्लियामेंट में यह मुतालबा रुकन पार्लियामेंट रहते हुए कर चुके हैं कि नकली दवा बनाने में मुलविस मुजरिमीन को मौत की सजा दी जाए। न्यूज 18 पर एक टीवी मुबाहिसे के दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने कहा कि गुज़श्ता दिनों कई लाशें गंगा के किनारे रेत में गाड़ दी गई और बड़ी तादाद में महलूकीन की लाश को गंगा में बहाया भी गया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि पंचायत इलेक्शन के बाद कोरोना का इन्फेक्शन काफी तेजी के साथ फैला है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू के लिए हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाई, लेकिन गाँव में ये देखने को मिला कि इस बदलते मौसम के सबब कई लोगों को सर्दी बुखार हुआ और अचानक ही तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल ले जाते वक्त इंतकाल हो गया। जय प्रताप सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ये रस्म है कि जिसकी मौत बीमारी के सबब होती है उसकी आखिरी रसूमात रेत में गाड़ कर अदा की जाती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हफ्ते को मुल्क में कोरोना टीकाकारी की मुबैना सुस्त रफ्तारी को बाइस तशवीश करार दिया है। बीएसपी सरबराह ने आज यहां अपने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकारी की सुस्त रफ्तारी बेहद तशवीशनाक है। कम टीके लगने से कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से गुजारिश की है कि टीकाकारी की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। उर्दू तहफ़्फ़ुज़ तरक्की बोर्ड के चेयरमैन वसीम हैदर ने अपने एक ताज़ियती बयान में मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम देवबंद के कायम मकाम मोहतमिम और जमयत उलमा महमूद मदनी के कौमी सदर मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वसीम हैदर ने कहा कि मौलाना इस वक्त आलमी शोहरत के मालिक थे, उनका इंतकाल मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियत बहुत दिनों बाद पैदा होती है जिसमें इतनी खूबियां बैक वक्त मौजूद हो। वो जहाँ एक बड़े आलिम दीन थे वहीं मुल्क के सियासी हालात पर भी गहरी निगाह रखते थे। अच्छे मुंतजिम होने के साथ साथ खुश अखलाक और नर्म मिजाजी उनकी खूबियों में शामिल थी। मरहूम ने हमेशा मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली की फिक्र की। वसीम हैदर ने कहा कि मौलाना के इंतकाल से सिर्फ देवबंद इदारे का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि ये पूरे मुल्क का इल्मी और सियासी नुकसान है। अवधनामा के सफा 5 पर डॉक्टर सैफी सरोंजी का मजमून तरन्नुम रियाज की फिक्शन निगारी पर शाये हुआ है, जिसकी इब्तिदा इस तरह हो रही है। तरन्नुम रियाज एक मशहूर और मारूफ शायरा और फिक्शन
نگار کی حیثیت سے ادبی دنیا میں ایک ممتاز مقام رکھتی تھیں اور رکھتی ہیں۔ ان کے شاہکار ناول مورتی نے فکشن کی دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک ایسی عورت ملیحہ کا کردار پیش کیا ہے جو ایک عظیم آرٹسٹ ہے، لیکن اس کی شادی ایک ایسے شخص اکبر علی سے ہو جاتی ہے جو اس کی تو کیا کسی بھی آرٹ کی، فنون لطیفہ کے کسی بھی فن سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ وہ مورتی کے فن سے تو اور بھی نفرت کرتا ہے اور اسے اسلامی شریعت کے خلاف سمجھتا ہے۔ ایسے ماحول میں زندگی بسر کرنے والی عورت کا کیا حال ہوتا ہے، اسے ترنم ریاض نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ قدم قدم پر اس کا اور اس کے فن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر طرح طرح کے طنز کیے جاتے ہیں، وہ سب کسی طرح برداشت کرتی ہے۔ ترنم ریاض نے اپنے فنکارانہ انداز میں پیش کرتے ہوئے اس کے فنی نمونے اور فن سے اس کا جنون کی حد تک عشق کہ وہ اپنے شوہر کے منع کرنے پر بھی اپنے اسٹوڈیو میں مورتیاں بناتی رہتی ہے اور خود کو زخمی کرتی رہتی ہے۔ اس بات پر اکثر شوہر سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، گویا اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اس کی پوری کیفیت کو ترنم ریاض نے اپنے مکالموں کے ذریعے کبھی منظر اور کبھی پیش منظر کے روپ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ترنم ریاض خود بھی ایک فنکارہ ہیں، وہ عورت کے جذبات کو خوب سمجھتی ہیں۔ مورتی میں جذباتی کشمکش اور ایک آرٹسٹ کے زخموں کو اس کے اندر جھانک کر محسوس کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ ترنم ریاض نے واقعی ایک اچھا ناول لکھ کر اردو فکشن کو دیا ہے۔ اس کے بعد ترنم ریاض نے برف آشنا پرندے جیسا ناول لکھ ڈالا جس نے ادبی دنیا میں دھوم مچا ڈالی۔ جہاں ایک طرف پرانے ناول نگاروں نے اچھے ناول لکھے ہیں، وہیں دوسری طرف نئی نسل کے لکھنے والے بھی ناول کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہمیں ترنم ریاض سے اور بھی بہت سی امیدیں وابستہ تھی۔ آج ہم نے ترنم ریاض جیسی ناول نگار اور شاعرہ کو کھو دیا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بلیک فنگس کے حوالے سے دوسری تحریر میں فاروق طاہر حیدرآباد خلاصہ کلام میں لکھتے ہیں، ہر ایک کو سیاہ فنگس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بچو جن کو کینسر، ذیابیطس، گردوں کی پریشانی ہو اور وہ سنگین طور پر کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے اسٹیرائڈز لی ہیں، اور وہ جنہوں نے مختلف ویڈیو دیکھنے کے بعد خوف سے غیر ضروری طور پر اسٹیرائڈز لیے ہیں۔ چہرے کے پٹھوں کی بے حسی اور آنکھوں کی لالی جیسی علامات نظر آنے پر فوری طور پر اسپتال میں داخل ہو جائیں۔ غیر ضروری طور پر چہرہ بے شکل ہو جائے گا، سوچ کر تناؤ کا شکار نہ ہو۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ابھی تک اس طرح کے واقعات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دہلی، بنگلور اور احمد آباد جیسے شہروں میں 10 سے 20 اس طرح کے کیسز رپورٹ ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ مضمون نگار جامع حل کے عنوان سے لکھتے ہیں، اگر آپ قوت مدافعت پر یقین رکھتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک 90 سال کا بوڑھا بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ صحت مند کھانے، ورزش، پرسکون نیند، خوف سے بچنے، دور رہنے اور زندگی سے لطف اندوز ہو کر قوت مدافعت کو بڑھاتے ہوئے کورونا ہو یا سیاہ فنگس یا کوئی اور بیماری، اس پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر بیماری کا واحد علاج دوا ہے تو پھر دوا کی لازمی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر دہرا دوں کہ یہ خیال غلط ہے کہ دوا ہی علاج کا واحد راستہ ہے۔ پھر بونس کے طور پر مزید دوا اور بیماریاں، ان کے لیے اور 2-4 دوائیں، اس طرح شیطانی دائرے اور وسوسوں کے جال میں آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ خبردار لوگوں، ابھی جاگو، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ احتیاط کو مضبوطی سے پکڑ لو، افواہوں اور بے جا اندیشوں کا شکار نہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں بے جا اندیشے موت سے پہلے آدمی کو بے موت مار دیتے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔